स्वागत है आप सभी लोगों का सामान्य विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, पर्णहरिम में कौन सी धातु उपस्थित होती है। पर्णहरिम को हम लोग हरित लवक भी कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक और पर्णहरिम तीनों में कौन सी धातु उपस्थित होती है। मैग्नीशियम उपस्थित होती है। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, पर्णहरिम, हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट एक ही चीज़ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनेक बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कौन सी धातु पाई जाती है। मैग्नीशियम पाई जाती है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित कैसे होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे द्वारा की जाती है, और इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के से पौधे अपना भोजन भी बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पेड़ पौधे अपना खाना यानी भोजन कैसे तैयार करते हैं। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। यहाँ पर इसका जो अंग्रेजी शब्द लिखा गया है फोटोसिंथेसिस, इसको भी आप याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण को ही फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। कभी कभी आपके ऑप्शन में हिंदी लिख के आता है, कभी कभी आपके ऑप्शन में अंग्रेजी लिख के आता है। इस प्रकार हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे पहले प्रकाश चाहिए, यानी सूर्य का प्रकाश तो होना आवश्यक है। पौधे अपना भोजन किससे बनाएंगे। क्लोरोफिल से बनाएंगे। तो क्लोरोफिल भी आपका होना आवश्यक है। जल का होना आवश्यक है, और पेड़ पौधे श्वास जो लेते हैं, श्वसन करते हैं, वो CO2 लेते हैं। इस प्रकार CO2 का होना आवश्यक है। तो CO2, जल, क्लोरोफिल और सबसे ज़्यादा आवश्यक सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीज़ें मिलकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तीव्र किस प्रकाश में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में सबसे तेज गति से होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे तेज होगी, तो उसका आंसर होगा लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन कहाँ से बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो हमें पता है पेड़ पौधे पृथ्वी से यानी मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, और पेड़ पौधे इसी जल से ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो पहला स्थिर यौगिक है उसका नाम है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रथम स्थिर यौगिक है। आगे बढ़ते हैं। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या होता है। तो जो राइजोम पादप होते हैं वो तनों पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार राइजोम पादप का जो भूमिगत प्रारूप होता है वो तना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलहन के पौधों पर, यानी कि दलहन की जो जड़ें होती हैं, जो दलहनी जितनी भी फसलें होती हैं, उनकी जड़ों पर कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो जड़ों में जो जीवाणु पाया जाता है उसको राइजोबियम कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दलहनी फसलों की जड़ों में जो जीवाणु पाया जाता है उसे राइजोबियम कहते हैं। ये राइजोबियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, और इसी नाइट्रेट को नाइट्रोजन के रूप में पेड़ पौधे लेते हैं। तो आगे यही प्रश्न दिया भी है कि पौधे नाइट्रोजन को कैसे ग्रहण करते हैं। तो पौधे वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ये नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधे नाइट्रोजन को कैसे ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधे नाइट्रोजन का ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ये पहले नाइट्रेट लेते हैं, फिर नाइट्रेट को अपने अंदर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूज करने वाला प्रश्न था। बहुत ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट आपके शब्द हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। इसको आप समझ लीजिए। जाइलम का क्या काम होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है, इसको आपको समझना आवश्यक है। ये पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। तो जाइलम क्या करता है कि जो पौधे होते हैं वो जल और खनिज लवणों का संचालन करने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। तो कहने का मतलब है कि जो पेड़ पौधे हमारी मृदा से यानी मिट्टी से जल और खनिज लवण लेते हैं उसको पेड़ पौधों के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का जो काम करता है वो जाइलम करता है।
अब फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम ये काम करता है कि जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बना लेते हैं तो बने हुए खाद्य पदार्थ का पौधों के सभी भागों में पहुंचाने वाला जो काम करता है वो फ्लोएम करता है। तो खाद्य पदार्थों को पौधों के प्रत्येक भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। जल और खनिज लवण को पौधों के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का काम जाइलम का होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा तने की वृद्धि नापी जाती है? तो तने की वृद्धि नापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं। ऑक्जेनोमीटर का उपयोग तने की वृद्धि नापने में करते हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? हमारे शरीर में आत्महत्या की थैली कौन है? तो हजारों बार ये पूछा जा चुका है प्रश्न। लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है। आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की जो खोज की थी डी डुबे ने की थी। और कब की थी? 1949 में। तो 1949 में डी डुबे ने किसकी खोज की? लाइसोसोम की खोज की। और इसी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री इस उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। ये जितने उपनाम होते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, आत्महत्या की थैली, ये आपको रटे होना चाहिए। इसमें कोई इफ़ और बट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो भैया प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। और राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होने के कारण इसी राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज किया था। आगे बढ़ते हैं। डीएनए की खोज एक अलग चीज़ है और डीएनए का संश्लेषण एक अलग चीज़ है। तो डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो कॉर्नवर्ग ने डीएनए का संश्लेषण किया था। कॉर्नवर्ग ने डीएनए का संश्लेषण किया था। आगे बढ़ते हैं। डीएनए और आरएनए क्या हैं? तो डीएनए और आरएनए एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हैं। तो डीएनए और आरएनए क्या हैं? एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा खंड होता है, ऐसा कौन सी चीज़ होती है जो डीएनए में कार्य करती है? तो डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है वो जीन होता है। यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन डीएनए में पाए जाते हैं, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डबल हेलिक्स मॉडल किसका? डीएनए का। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल इसी वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। डीएनए को नापने की जो इकाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो डीएनए को नापने की जो इकाई होती है उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स इससे क्या होता है? डीएनए का मापन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण भारतीय वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना ने किया था। तो हरगोविंद खुराना ने जीन का संश्लेषण सबसे पहले कहाँ किया था? प्रयोगशाला में किया था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पुरुष और स्त्री के जीन संगठक कौन कौन से होते हैं? तो पुरुष में होता है XY, आपको याद रखना है, और स्त्री में होता है XX। तो पुरुष में XY होता है, स्त्री में XX होता है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक लड़का पिता में क्रोमोसोम कौन कौन से पाए जाते हैं? तो 22 क्रोमोसोम तो कॉमन होते हैं और एक Y होता है। इस प्रकार कुल 23 होते हैं। तो 22 क्रोमोसोम कॉमन होते हैं और एक Y होता है। ये किस में पाए जाते हैं? एक पिता में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो मेल होता है उसमें 22 प्लस एक होता है Y। ठीक है, उसको अलग लिखा गया है। 23 होते हैं, 23 में Y को अलग लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो बच्चों में लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है, क्योंकि पिता के गुणसूत्र में XY पाए जाते हैं और महिला में क्या पाए जाते हैं? XX पाए जाते हैं। तो XX लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। यहाँ पर जो Y है यही लिंग का निर्धारण करता है। तो बच्चों में लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्रों द्वारा होता है, क्योंकि पिता के गुणसूत्र में XY पाए जाते हैं। पैतृकता किसके द्वारा सिद्ध की जाती है? तो पैतृकता इसी डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग के टेस्ट द्वारा सिद्ध
की जाती है, फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट और डीएनए के द्वारा पैतृकता सिद्ध की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमेह रोग क्यों होता है? मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज़, ठीक है, जिसमें मीठा खाना मना कर दिया जाता है। तो मधुमेह रोग क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, इसी कारण हमें मधुमेह रोग होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग और वेस्ट ने किया था। इस चीज़ को आप रख लीजिएगा, बैटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज किया था। ये सारे आप देख रहे हैं यहाँ पर वन लाइनर प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। इसलिए इस वीडियो जो लेक्चर चल रहा है इसको ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, रख लीजिए, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? तो इंसुलिन शरीर में अग्नाशय में बनती है। अग्नाशय को हम लोग पैनक्रियाज भी कहते हैं। तो पैनक्रियाज अथवा अग्नाशय क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है। आगे एक रोग के बारे में लिखा गया है जिसका नाम है बॉनक्राइटिस। तो बॉनक्राइटिस किस प्रकार का रोग है? तो बॉनक्राइटिस श्वास नली में होने वाला रोग है। तो श्वास नली में होने वाला एक रोग है जिसका नाम क्या है? बॉनक्राइटिस, ठीक है। पेनिसिलिन क्या होता है? तो जो पेनिसिलिन आपने नाम सुना होगा, पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे आमाशय में पाया जाता है। ये क्या काम करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो पेनिसिलिन प्रोटीन का पाचन करता है। कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। और ये क्या होता है? ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है? तो ऐसा विटामिन है जिसका नाम है सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ होता है। सिंपल सा इसका आंसर है। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी किसके परजीवी होते हैं? तो प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग के परजीवी होते हैं। ध्यान रखिएगा, मच्छरों का सीजन चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी प्लाज्मोडियम परजीवी आके काट ले, ठीक है। तो मलेरिया रोग होने का क्या कारण होता है? कौन सा परजीवी इसका वाहक होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी इसका वाहक होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।